नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा फिजिक्स की तीसरी क्लास। और क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से आगे की ओर बढ़ रही है, अपने कर्तव्य पथ की ओर आगे की ओर सीरीज बढ़ रही है। तो आपको धैर्य रखना है। बहुत सारे बच्चों के प्यारे प्यारे कमेंट कि गुरुजी कि ये सिलेबस पूरा कराओगे आप, कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ भैया, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं मेरे पास। मैंने बोला है मैं सीरीज लाया हूं और सीरीज को 25 मार्च तक खत्म करके दूंगा। सारे सिलेबस केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो 3 के 3 समाप्त करके दूंगा। उसके बाद कुछ अलग प्लान है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए सिलेबस पूरा करना ही काफी नहीं होता है। उसके पीछे क्या क्या रणनीति होती है वो सारी चीज आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये कमेंट कृपया करके आप करिए, अच्छे कमेंट करिए। समझ में कितना आ रहा है, कैसा आपको लग रहा है, ये सारे कमेंट कीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं फिर आपका बड़ा भाई, अपना छोटा भाई, जो मुझे मानते हो, मैं सिलेबस पूरा करके दूंगा। ठीक है, अब मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ें नहीं बोलूंगा कि सिलेबस पूरा कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो भैया देखिए, उत्तराखंड वन दरोगा फिजिक्स की क्लास बहुत बेसिक से हम पढ़ रहे थे। आज के जो भी टॉपिक रहने वाले हैं न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है भैया जी, एक समान परिपथी गति के उदाहरण। उदाहरण लेने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक समान परिपथी गति होती क्या है। मैंने आपको कल बताया था, है ना। ये क्लास में एक बार आपको दिखाता हूं कि जो कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में संबंध। ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्या कर ली थी, कल को पढ़ ली थी। और हमने ये भी जाना था कि आखिर जो परिपथी गति होती है उसे कहते किसे हैं हम। आज हम सीधे चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोगों के पास भी बहुत समय कम है, तो उसी हिसाब से चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यदि हमें एक वृत्त पर गति करनी है भैया जी, किस पर गति करनी है, वृत्त पर। मान लो आपको एक वृत्त पर गति करनी है। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए ना, वो एक समान स्पीड होनी चाहिए। जो आपकी स्पीड है ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए। और होता क्या है, एक समान गति के अंदर चाल तो समान रहती है, बस आपको यह पता होना चाहिए चाल क्या रहती है, समान रहती है। जब भी कोई वृत्तीय गति होगी तो चाल हमेशा समान रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। और होता क्या है, ये पार्टिकल देखिए हर बार अपनी दिशा को बदल रहा है। पहले यहां गया, हर एक पॉइंट पर इसकी दिशा देखिए बदल रही है। भैया दिशा जब बदलती है तो उसमें वेग उत्पन्न हो जाता है। मैं यहां पर लिखूंगा कि जो इसकी दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो बदलती है। दिशा क्या है, बदलती है। भैया दिशा बदलने से उसमें वेग उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, वेलोसिटी उत्पन्न हो जाती है। और आपको पता है, जब वेग उत्पन्न होगा, हर बार वेग बदलेगा, और वेग बदलने से त्वरण उत्पन्न होता है। और उसे हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को ही तो हम त्वरण कहते हैं। यहां भी वेग बदल रहा है, और जब जब वेग बदलेगा तब तब वहां त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, अंदर की एक त्वरण लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। चीजें समझ में आई। पहले मेन चीज समझनी है भैया, वृत्तीय गति करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, चाल हमेशा समान होना चाहिए। दिशा बदलती है, दिशा बदलने से वेग बदलता है, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस समय होगा कि अंदर की ओर एक त्वरण लगेगा, जिस त्वरण को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक समान परिपथी गति के उदाहरण क्या क्या है भैया जी, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। भैया आपने देखा होगा, जो क्या है हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर तो लगाती है, और एक कांस्टेंट स्पीड से लगाएगी, है ना। ये दिख रहा है आपको सूरज, ये सूरज दिख रहा है, ये पृथ्वी दिख रही है। पृथ्वी ना क्या कर रही है, इसके गोल गोल चक्कर लगाएगी। मान लो ये पृथ्वी अपनी स्पीड को बढ़ा देती है, या अपने स्पीड को कम या ज़्यादा करते रहती है, तो ये क्या होगा, या तो इस सूरज के अंदर गिर जाएगी पृथ्वी, या इस जो गोल गोल इसमें चक्कर लगा रही है, इससे बाहर खिसक जाएगी। अब वो कारण क्या है अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, हमने बोला है कि जो ये पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर एक नियत चाल से घूमती है। ठीक है, दूसरा द मोशन ऑफ कार इन अ सर्कुलर ट्रैक। भैया जी आपने देखा होगा, मौत का कुआं देखा होगा, उसमें भी क्या करते हैं, जो हमारा ये देखो, जैसे मान लेते हैं ये गोल गोल घूम रहा है, तो इस समय इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ना, सेम होनी चाहिए, तब ये गोल गोल घूम पाएगा। अगर ये अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करेगा तो ये एक वृत्तीय पथ पर नहीं घूम पाएगा। ठीक है, अगला चीज़ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। केंद्रमुखी बल, भैया केंद्रमुखी बल क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अब देखो, फिर मैं चीज़ों को बोल रहा हूँ। हुआ क्या, एक वृत्त में गति करने के लिए कोई भी जो पार्टिकल है वो एक समान चाल से चलना चाहिए, समान स्पीड से चलना चाहिए।
उसमें दिशा बदलती रहती है, दिशा बदलने के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, जहां त्वरण उत्पन्न होगा वहां क्या होगा, बल भी लगेगा, अंदर की ओर एक बल भी लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यहां पर दोनों चीजें दिखाई गई हैं भैया जी। यहां पर देखिए F बराबर mv²/r, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे अभिकेंद्रीय बल का, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला m बराबर mv²/r हो गया, ठीक हो गया। ये देखो F बराबर मैंने लिखा हुआ है mv²/r, ये फॉर्मूला किसका है, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला क्या है, तो नोट करेंगे मेरे भैया, इसका फॉर्मूला होता है AC, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू v²/r। और अगर अभिकेंद्रीय बल की हम बात करें तो यहां पर आता है mv²/r। चीजें लिखी गई हैं, F बराबर mv²/r, और यहां पर फॉर्मूला नहीं लिखा है लेकिन आप लिख लेंगे, है ना, अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर v²/r। भैया क्या कहता है, एक समान परिपथी गति बनाए रखने के लिए केंद्रमुखी बल आवश्यकता होती है। बोल रहा है कि अगर आपको एक समान रूप से चलना है तो आपको किसकी जरूरत होगी, केंद्रमुखी बल की या अभिकेंद्रीय बल की। अभिकेंद्रीय बल नोट कर लेंगे, अभिकेंद्रीय बल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बोल रहा है एग्जाम्पल, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स इन अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ठीक हो गया। ये चीज आपको बता दी हैं। अब देखिए, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि आपने देखा होगा, आप रियल लाइफ से इसे रिलेट करना। मान लेते हैं आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका दोस्त बहुत तेज गाड़ी चला रहा है और आगे से एक बेंड आता है, उस बेंड पर आपका दोस्त यूं झुकता है कि नहीं झुकता है, और आप पीछे से क्या बोलते हो, भाई नक्शेबाजी मत दिखा, अभी घुटने छिल जाएंगे। लेकिन मेरे भैया वो नक्शेबाजी नहीं दिखा रहा होता है, वहां पर लगती है फिजिक्स। अब फिजिक्स से कैसे लगती है, उसको तो पता है नहीं कि फिजिक्स से लग रही है ना, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि जहां की ओर बैंड है वहां की ओर इंसान को क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है, ये केंद्रमुखी बल को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक है। जब आप अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, भैया अंदर की ओर तो एक बल लग रहा है लेकिन बाहर की ओर भी एक बल लगता है, अगर आप नहीं झुकोगे तो आप बाहर की ओर क्या होगे, गिर जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल सकता है कि बताइए, जो हमारे मोड़ों पर रोड है, सड़क है, वो एक साइड से उठी हुई होती है, ऐसा क्यों, या एक साइड से दबी हुई होती है, ऐसा क्यों। भैया जी क्यों होती है, अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। आपने चीज़ें अभी तक नहीं देखी होंगी तो आप जब जब गाड़ी चलाओगे तब तक मेरी बात को याद करना, जहाँ जहाँ पर मोड़ होंगे वहाँ पर रोड क्या होंगी, हमेशा दबी हुई होंगी। अगला है केंद्रमुखी त्वरण। भैया जी यही तो मैंने आपको बताया अभी तक, यही तो मैं बता रहा था, अंदर की ओर क्या लगता है, एक त्वरण लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, AC बराबर v²/r लिखते हैं। ये चीज़ें आपको मैंने पहले ही लिखा दी हैं। अंदर की ओर एक बल भी लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, FC सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे बोलते हैं, mv² क्या होता है मेरे भाई, r होता है, ठीक है। यहां पर लिख रखा है, इसको कट कर देंगे, a बराबर ये v²/r लिखा हुआ है। भैया क्या लिखा है, यह हमेशा वृत्तिपथ के केंद्र की ओर लगता है। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय त्वरण, और अभिकेंद्रीय बल हमेशा कहां की ओर लगते हैं, केंद्र की ओर लगते हैं। भैया आपको हो गई ये m क्या है, ये उस ऑब्जेक्ट का मास है जो ऑब्जेक्ट इसके चारों ओर घूम रहा है। भैया ये r क्या है, ये r क्या है, त्रिज्या है ना, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स में। क्वेश्चन ये कहता है, ये रहा हमारा वृत्तिपथ, भैया ये हमारी क्या रही, वेलोसिटी, ये हमारा क्या रहा, केंद्र। तो हमेशा इन दोनों के बीच का कितने डिग्री का एंगल रहता है, 90 डिग्री का। कौन रहता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो हमेशा याद रखना ये टेंजेंट है। ये क्या भैया, टेंजेंट है ना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। मैं चीज़ों को रिलेट करा रहा हूं आपको, ठीक है। सारांश से पहले एक चीज़ इसमें छूट गई है, उस चीज़ को मैं आपको बताता हूं। एक बल और होता है जो कि बाहर की ओर लगता है, उसे बोलते हैं छदम बल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, छदम बल बोलते हैं, छदम बल, या फिर अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय, वो अभिकेंद्रीय था, ये अपकेंद्रीय है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है ना, इसके बाहर की ओर भी एक बल लगता है, जैसे अंदर की ओर ये बल लग रहा है, इसके बाहर की ओर भी एक बल लग रहा है जिसे बोलते हैं छदम बल, जिसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। इसके तो जो एग्जाम्पल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। भैया सोचो, वॉशिंग मशीन क्या है,
आप सोचो ना उसे, आपने कभी ध्यान देखा, उसे ध्यान से देखा आपने, एक डब्बा ही तो है, इसके नीचे एक मोटर लगी हुई है, इस मोटर का काम तो यह है पानी को घुमाना का काम है। ये मोटर लगी, आप वॉशिंग मशीन देखना, उसमें कुछ नहीं भैया, वो कपड़े साफ कर कैसे रही है, आपने सोचा कभी? मान लेते हैं ये मशीन है ना, यही तो मशीन है, नीचे के यहाँ पर गोल गोल घिरनी लगी होती है, उस घिरनी का काम होता है पानी को घुमाना। भैया अब कपड़े साफ कैसे हो रहे हैं? कपड़े साफ ऐसे हो रहे हैं, हमने इसमें कपड़े डाले, भैया ये घिरनी घूमी, जब ये घिरनी गोल गोल घूमी ना, एक वृत्तीय पथ पर घूमी, तो बाहर की ओर एक बल लगता है और उस बल को बोलते हैं छदम बल, और कपड़े बाहर की ओर फेंकने लगा। ये कपड़ों को क्या करने लगा? बाहर की ओर फेंकने लगा, और कपड़े बार बार इस दीवार से टकराते रहे और वो क्या हो गए? साफ हो गए। तो क्वेश्चन बोलेगा वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे भैया? आप बोलोगे छदम बल या अपकेंद्रीय बल। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और है, आप लोग दूध से मक्खन निकालते होगे, दूध को फेंट फेंट के, दही को फेंट फेंट के क्या निकालते हैं? मक्खन। आपने देखा मक्खन ऊपर आ जाता है। भैया ऐसे कैसे हो रहा है? वहां भी चीजें यही चल रही हैं। आपने ये बाल्टी ली, इस बाल्टी में आपने क्या रखा? मट्ठा रखा या दूध रखा है ना, और आपने एक घिरनी की सहायता से इसे क्या करने लगे? मथने लगे। जैसे ही मथोगे बाहर की ओर एक बल लगेगा, और वो बल किससे टकराएगा? इस बाल्टी से टकराएगा, और बार बार टकराने से उसमें क्रीम हो जाएगी, क्रीम बन जाएगी, और क्रीम हल्की होती है तो वो ऊपर उठ जाती है, जो चीज़ भारी होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आपके लिए कि बताओ वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है मेरे भैया? अपकेंद्रीय बल, छदम बल। क्वेश्चन दूसरा कहेगा कि बताइए क्रीम किस विधि से ऊपर आती है? आप बोलोगे छदम बल या अपकेंद्रीय बल। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर कोई पूछे आपसे छदम बल क्या है ना, केंद्र की ओर जो बल लगता है अभिकेंद्रीय बल, उसके विपरीत और एक बल लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं? छदम बल। ठीक है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे इतना जरूर भरोसा है, आपके पास भी और अपने पास भी। ये रहा इसका सारांश। भैया सारांश क्या रहा? सारांश क्या रहा, ढंग से देखते हैं। एक समान परिपथी गति में वस्तु नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती है, मैंने आपसे बताया था। वेग निरंतर बदलता रहता है, ठीक है, वेग बदलता है क्योंकि दिशा बदलती है, दिशा बदलने से वेग बदलता है। केंद्रमुखी बल वस्तु को वृत्त में बनाए रखता है, ठीक हो गया। त्वरण हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। ये सारी पीडीएफ में आपको नोट कराई हुई है, आप पीडीएफ को मैथ्स विक्ट्री चैनल पर ले सकते हैं। भैया अगला क्या है ना, ये पहले ही यूनिट के क्या है टॉपिक हैं, आप देख रहे होंगे मैं टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके चलता हूँ। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है, मैं टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके चलता हूँ। जब आप देखेंगे उसके बाद आपको यही टॉपिक मिलेगा, बल और गति, फोर्स एंड मोशन। भैया फोर्स एंड मोशन है क्या? फोर्स है क्या? बल वह धक्का, पुश या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति की स्थिति को बदलता है। भैया बल है क्या? भैया किसी वस्तु है, मैंने उसे पुश करा, मैंने उसे खींचा तो उसकी स्थिति बदल गई, यही फोर्स है। ये क्या है? फोर्स है। F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, अभी बताऊंगा सब कुछ। F बराबर एम ए क्या है, फोर्स किसे कहते हैं, यही बोल रहा है कि बल वह धक्का है या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल क्या करता है? बदल देता है। ठीक हो गया भैया। आगे को बढ़, वस्तु की चाल बदल सकती है। बल के प्रभाव क्या क्या होंगे, यहां पर बोला इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि वस्तु की चाल बदल सकता है। भैया बल वस्तु की चाल को बदल सकता है, सही बात है। बहुत तेज साइकिल आ रही थी है ना, और मैं महारथी बन रहा था, साइकिल आई, मैंने यूं फोर्स लगाया, भैया मुझे तो लगेगी लेकिन साइकिल की स्पीड रुक जाएगी, बात अलग है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। गति की दिशा बदल सकती है। बहुत तेज साइकिल आ रही थी, मान लेते हैं बॉल बहुत तेज आ रही थी, मैंने आगे से फोर्स लगाया, बॉल मेरे हाथ पर लग के उसकी दिशा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही भैया। वस्तु का आकार बदल सकता है, हाँ भैया वस्तु का आकार भी बदल सकता है। अब मान लो मैंने कहा एक कार है, एक ट्रक आ रहा है, ट्रक आगे खड़ा है, कार आ रही है, और वहाँ से ट्रक भी हल्का बहुत चल रहा है, और जब उस ट्रक ने उस कार को टक्कर मारेगी तो क्या होगा? वो जो कार है ना उसका आकार बदल जाएगा, पिचक जाएगी कार। ठीक है, तो ये उसके क्या है? एग्जाम्पल है। उदाहरण, फुटबॉल को मारने पर उसका वेग बदल जाता है। भैया बिल्कुल, फुटबॉल पे किक मारोगे तो उसका वेग बदल जाएगा। रबड़ बैंड को खींचने पर उसका आकार बदल जाएगा। रबड़ बैंड तो देखा ही होगा आपने है ना, उसको जब हम खींचते हैं तो क्या होता है? उसका आकार बदल जाता है। तो यही फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स के एग्जाम्पल थे। अब मैं ले चलूँगा आपको एक सुनहरी दुनिया के अंदर, आपको चीज़ों को रिलेट करना है। ठीक है भैया जी, बल के प्रकार क्या क्या बल हो सकते हैं? स्पर्श बल। स्पर्श बल मतलब जब हम किसी चीज़ को छूते हैं है ना, जब हम फोर्स लगा रहे हैं, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ तो इस पर ना स्पर्श करते हुए फोर्स लग रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे? स्पर्श बल। स्पर्श बल दो प्रकार का हो सकता है, पेशी बल और घर्षण बल। भैया जी पेशी बल क्या होता है? आप लोग देखते हैं है ना, पुलिंग, आरोप। और घर्षण बल तो आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, कोई एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर खिसकाते हैं, तो मान लेते हैं ये वस्तु है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे क्या है, ये मान लेते हैं, ठीक है, ये डंडा है,
ठीक है, अगर पढ़ोगे तो डंडा नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो है ना डंडे से नहीं पड़ेगा, हाँ इससे पड़ेगा। ये देख लो ये क्या है, तो भाई पढ़ लो, बहुत मजे में आ रहे हो है ना। यहाँ देखो, ये देखो डंडा मार मार के ऑफलाइन क्लास में तोड़ दिया गया है। अब मैंने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये मोशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन देखो हो क्या रहा है, जब ये इसके ऊपर घिस रहा हूँ मैं इसे बहुत स्पीड से घिस रहा हूँ, लेकिन ये उतनी स्पीड से नहीं जा रहा है। क्यों? मैंने कहा ये आगे की ओर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, भैया ये उतनी तेज नहीं जा रहा जितना मैं इसे फोर्स लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे की ओर भी क्या लग रहा होगा, कोई फोर्स लग रहा होगा। तो मतलब गति के विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, वही बोला गया है। और स्पर्श बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे स्पर्श नहीं है भैया, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये देखो वस्तु है और ये छोड़ दी है ना, कोई इस पर स्पर्श नहीं है, वस्तु हमेशा कहाँ की ओर, नीचे गिरा रही है। चुंबकीय बल भी इसका उदाहरण है, वैद्युत स्थैतिक बल भी क्या है, इसका एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श बल है, तो पेशी बल और घर्षण बल किसके उदाहरण है? स्पर्श। स्पर्श मतलब होता है छूना, ठीक हो गया भैया जी। और अस्पर्श बल क्या होता है? नॉन कनेक्टिव फोर्स क्या होता है? जिस पर हम एक, जैसे कोई फोर्स लग रहा है उसको एक दूसरे को हम स्पर्श नहीं कर सकते, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और वैद्युत स्थैतिक बल, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आगे? गति क्या है? क्या है भैया गति? जल्दी बताओ गति क्या है भैया? गति है क्या और गति के प्रकार? मोशन इज द चेंज इज पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ जब हमारी स्थिति बदल जाती है हम कहते हैं भैया गति हो रही है। कैसे? मैं यहां पर खड़ा हूं, समय बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है बिल्कुल, लेकिन मेरी गति इस समय, मेरी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि गति हो रही है, हम कहेंगे अभी हम रेस्ट में, कोई गति नहीं हो रही है। भैया समय बदल रहा है और मेरी स्थिति भी बदल रही है, कछुए की चाल की तरह। आपने देखा समय के साथ मेरी स्थिति बदल गई, इसका मतलब मैं मोशन में था। मैं किस में था? मोशन में था। अब इतने अच्छे से समझा दिया तो समझ में आ गया होगा, समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। गति के प्रकार रेखीय गति, परिपथी गति, दोलनी गति। भैया रेखीय गति, एक सीधी रेखा में जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं भैया जी? क्या लिख रखा है? लीनियर होता है, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, लीनियर मोशन होता है मेरे भाई, ठीक हो गया। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अ कार मूविंग ऑन अ रोड, भैया एक कार चल रही है, एक सीधी रोड में चलती है, तो कार का चलना एक रेखीय गति का एग्जाम्पल है। भैया दूसरा परिपथीय गति, मतलब अभी मैंने आपको बता दिया सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ सर्कल पाथ, एग्जाम्पल अ फैंस ब्लेड। भैया जी आपने देखा होगा पंखा गोल गोल घूमता है, एक वृत्तीय पथ में घूमता है, वो इसका एग्जाम्पल है। दोलनीय गति है ना, बैक एंड फोर्थ मोशन, एग्जाम्पल अ पेंडुलम। आप पेंडुलम क्या होता है मेरे भैया? SHM, ये होता है पेंडुलम। एक पेंडुलम है, आपने घड़ी देखी होगी, ऐसे ऐसे घूमते रहती है। एक घड़ी होती है ना, उस घड़ी को क्या बोलते हैं? पेंडुलम घड़ी बोलते हैं। वो ऐसे ऐसे घूमते रहती है, उसे बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन, दोलनीय गति कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा दोलनीय गति का उदाहरण बताइए, तो आप बोलोगे वो घड़ी, कौन सी घड़ी? पेंडुलम घड़ी मेरे भाई। अब आगे को और चलते हैं और बेहतरीन चीजें पढ़ते हैं। ये आगे हमारे कौन? गति, गैया गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, इसे ही बोलते हैं गैलीलियो का नियम। आपने 9 और 10 में चीज़ें पढ़ रही हैं, लेकिन रिलेट करते हुए चलना, मस्ती में पढ़ना फिजिक्स को, तभी फिजिक्स समझ में आएगी। अगर बर्डन लेके पढ़ोगे, अरे ये याद कैसे होगा, ये चीज़ें, ये नहीं सोचना है, बिल्कुल सोचना है कि सब आसपास की चीज़ें हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना आपको, उसी समय अपने माइंड को घुमाना है चारों ओर और उसी समय चीज़ों को याद कर लेना है, ठीक है, समझना है, रिलेट करना है। गति का प्रथम नियम, इसे ही हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, इसे ही हम बोलते हैं क्या? गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम। भैया जी इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब देखिए आगे को क्या बोल रहा है, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहती है और गति वस्तु में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है मेरे भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मेज है, उस मेज पर पुस्तक रखी है, मुझे बताओ उस कमरे पे मैं बाहर से ताली लगा देता हूं, क्या वो किताब अपनी जगह से हट सकती है? सोचो, क्या वो किताब अपनी जगह से हिलेगी? मान लिया मैं आज अपने कमरे के अंदर किताबों पर एक टेबल पे एक किताब रख के गया और उस किताब ऐसे रख के गया और बाहर से ताली लगा के चले गया। मैं आया 3 साल बाद घर के अंदर, क्या बताओ वो किताब वहीं पर होगी या खिसक गई होगी? मेरे भाई तुमने बोला कि वहीं पर होगी, जरूरी नहीं है वहीं पर होगी, क्या पता चूहा उसे खिसका दे।
है कि नहीं है? तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी ने उस पर बल तो नहीं लगाया बाहर से, किसी ने उस वस्तु पर छेड़खानी तो नहीं करी। तो न्यूटन जी ने यही कहा था कि भैया अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, यदि वो गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कोई उस पर बाहर से बल ना लगाए, ऐसा उन्होंने बोला था। यही पहला नियम है। अगर वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, यदि वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कोई बाहर से उस पर बल ना लगाए। यही न्यूटन का पहला नियम है। आ रही बात समझ में? ठीक है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहती है और गति वस्तु गति अवस्था में बनी रहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यही न्यूटन का पहला नियम, गैलीलियो का पहला नियम, जड़त्व का पहला नियम। मेज पर रखी पुस्तक तब तक वही रहती है जब तक उस पर धक्का न लगा जाए। आ गई बात समझ में? ठीक हो गया। अब ना इसमें भी अभी देखो कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर ये जड़त्व का नियम है, इसके अंदर दो टाइप होते हैं जो कि थोड़ा सा मैंने लेट में लिखा है। मैं सीधे आपको वहीं ले चलता हूँ। अभी दूसरा नियम पढ़ाऊंगा आपको, मैं तीसरा नियम भी आपको पढ़ाऊंगा और जड़त्व भी आपको पढ़ाऊंगा। सीधे जड़त्व के प्रकार में ले चलता हूँ। पहले चलो जड़त्व देख लेते हैं। जड़त्व क्या है? जड़त्व का नियम तो हमने पढ़ा था ना। जड़त्व क्या है देख लेते हैं। भैया जड़त्व क्या है? क्या है जड़त्व? जड़त्व किसी वस्तु की अपनी गति या विराम की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। भैया जी कोई भी वस्तु है अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहने की कोशिश करेगी, यदि वो गति में है तो गति में ही रहने की कोशिश करेगी। इसे ही हम जड़त्व कहते हैं। ये कहना चाह रहा है कि कोई वस्तु अगर अपनी गति अवस्था में है या फिर विराम अवस्था में है तो वही अवस्था में बनी रहने के प्रयास करता है, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। लेकिन जड़त्व भी दो प्रकार का होता है। भैया कौन कौन सा जड़त्व? उदाहरण देख लेते हैं। चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुकता है। सब एग्जांपल बढ़ाऊंगा, फील भी करा दूंगा तुम्हें। जब स्थित कार अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुकता है। एक गेंद फर्श पर तब तक पड़ी रहती है जब तक उस पर धक्का नहीं लगाया जाए। ये तो जड़त्व के उदाहरण हैं। अभी फील कराऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। पहले जड़त्व के प्रकार मैं तुम्हें बता देता हूं। जड़त्व के प्रकार, भैया जड़त्व कितने प्रकार का है? टाइप ऑफ इनर्शिया 2 प्रकार का होता है। मैंने बोला यदि विराम अवस्था में है तो ये विराम अवस्था में रहने का प्रयास करेगा, तो विराम का जड़त्व। भैया किसका जड़त्व? विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, जिसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है भैया। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, ये वही है, न्यूटन के पहले नियम के एग्जाम्पल भी यही है। उसके अंदर 2 चीजें थी, यदि है वो रुकी है तो रुकी रहेगी, यदि गति में है तो गति में रहेगी। तो ठीक है, तो मेज पर रखी पुस्तक तब तक वहीं रहती है जब तक उसे धक्का नहीं लगा जाए। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि मेज पर रखी पुस्तक तब तक वहीं रहती है जब तक उसे धक्का नहीं लगा जाए। ये किस प्रकार का एक एग्जाम्पल है? आप बोलोगे गुरुजी ये तो विराम अवस्था में ही रह रही है, तो ये विराम का जड़त्व है। किसका जड़त्व है मेरे भाई? विराम का जड़त्व है। एक धूल भरी चादर को झटने से हिलाने पर धूल कण उसी स्थान पर बने रहते हैं, ऐसा क्यों? ये भी एक विराम का जड़त्व है। अब देखिए है ना, न्यूटन का जो पहला नियम था उसके ही जड़त्व है, उसमें विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम के जड़त्व के अंदर इस चीज को ध्यान से देखना। मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं। मैंने कहा ये मेरे पास एक कपड़ा है, मैंने कहा ये मेरे पास एक चादर है। ध्यान से देखना, मैंने कहा ये मेरे पास एक क्या है? चादर है। मेरे पास एक चादर है भैया, मैंने इसको झटका, मैंने इसको यूं झटका और इसमें से धूल के कण बाहर आ गई। तुम्हें दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? जब तुम कम्बल या किसी भी चीज को झटकते हो तो उसमें से तुम्हें धूल के कण बाहर नजर आते हैं ना। लेकिन भैया धूल के कण बाहर नहीं आ रहे हैं, धूल के कण बाहर नहीं आ रहे हैं। वही चीजें बोल रहा है कि एक धूल भरी चादर को झटकने से हिलाने पर धूल कण उसी स्थान पर बने रहते हैं। अब तुम कहोगे भैया हमें तो बाहर नजर आ रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? बहुत बेहतरीन तरीके से देखना। मैंने कहा ये चादर है जिसपे बहुत सारे धूल के कण हैं। इस चादर को मैं पीटूंगा, इसमें धूल के कण हैं। इस चादर को मैं बहुत तेजी से पीट रहा हूं। यूं मैंने पीटा और ये पीट के कहां चले गया? पीछे। भैया यहां देखना, मैं इसको इतने स्पीड से ला रहा हूं ना कि ये जहां पर मैं इसे मार रहा हूं वहां पर के कण अपने स्थान पर हैं। ये जो है पूरा चादर है, देखो ये चादर है, मैंने इसे मारा, जैसे इसे पीटा तो ये पूरा तो किस में आ गया? गति में आ गया। लेकिन जहां पर मैंने मारा वहां पर के पार्टिकल क्या रह गए? विराम में ही रह गए। तो हमें ऐसा लगता है कि वो बाहर आ गए, लेकिन रियल में बाहर नहीं आते हैं, वो अपने ही स्थान पर हैं। इस चादर ने अपना स्थान छोड़ दिया है। ठीक हो गया। तो एग्जाम्पल किसका? क्वेश्चन याद रखना, जब धूल भरी चादर को झटकते हैं तो धूल के कण वहीं पर विराम अवस्था में रहते हैं। ये किसका जड़त्व है? विराम का जड़त्व है। आपने चोरी तो सबने करी होगी। चोरी कहने का मतलब है आम तो सबने खाए होंगे। चोर चोर के आम कितने मीठे लगते हैं, है ना। बचपन में हमने भी बहुत ऐसे कारनामे किए हैं। अब हमें समझ में नहीं आता था कि हम तो पेड़ हिला रहे हैं, अभी आम नीचे कैसे गिर रहा है। ये भी एक विराम का जड़त्व है। फील करा दूंगा, मैंने पहले बोला था, बस चीज़ों को रिलेट करना। ये मत समझना कि भाई कैसे याद करेंगे, याद करने की चीज़ें नहीं है, फील करने की चीज़ें। ये रहा
ये रहा किसका पेड़, बरगद का। इस पर बरगद के पेड़ पे मैं एक लगा देता हूँ क्या, आम। भैया हमारे यहाँ ऐसी होता है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसा ही होता है। आम भी कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है, जैसा भी होता है। ये आम लगा दिया। अब हो क्या रहा है, मैं इस पेड़ को हिला रहा हूँ। मैंने इस पेड़ को हिलाया, हुआ क्या, ये टहनी ना, ये टहनी हिल रही है। आम नीचे कैसे गिर रहा, ध्यान से देखना। ये टहनी हिलेगी भैया, टहनी हिलेगी। ये टहनी यहाँ पर थी जो, ये उठ के यहाँ चले गई। भैया अब ये आम क्या करेगा, अब ये आम किस पर रुकेगा, यहाँ पर तो खाली स्थान हो गया। ये आम झट से नीचे गिर गया। यहाँ पर एक बैठा था चिंटू, और इस चिंटू ने इस आम को खाया और वो चले गया। आई बात समझे। तो क्वेश्चन कहेगा यदि हम किसी पेड़ को हिलाते हैं उसमें से आम नीचे गिर जाता है, यह किसकी वजह से होता है। आप कहोगे कि जो टहनी थी उसने तो अपना स्थान छोड़ दिया, लेकिन आम अपने ही स्थान पर बना रहा मेरे भैया। इसका मतलब विराम का ये क्या हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप विश्राम का जड़त्व समझ गए होंगे। एक और समझा दूं क्या, ध्यान से देखना। जब होता क्या है मुझे ये बताना। जब गाड़ी अचानक चलती है तो हमारा शरीर पीछे की ओर चले जाता है, या जब गाड़ी चलती हुई गाड़ी अचानक ब्रेक लगते हैं तो आगे की ओर इंसान गिरता है। ऐसा क्यों होता है। दोनों एग्जाम्पल गति के पहले नियम के ही एग्जाम्पल हैं। भैया जी क्या होता है, देखो जब गाड़ी चल रही है, मान लेते हैं गाड़ी बहुत तेज चल रही है, ठीक है, गाड़ी बहुत तेज चल रही है। ये गाड़ी है, इसके अंदर हमारा चिंटू बैठा हुआ, चिंटू को खड़ा करते हैं, चिंटू खड़ा हुआ है और गाड़ी बहुत तेज चल रही है। भैया गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है हमारा शरीर भी उसी स्पीड से उसके अंदर चल रहा होता है, ठीक है। ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा। भैया ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो गाड़ी तो एकदम किस में आ गई, विराम अवस्था में आ गई। और चिंटू के जो पांव लगे थे वो किससे लगे थे, गाड़ी से लगे हुए थे। तो चिंटू का जो निचला हिस्सा है, जो इसके पांव है, वो भी विराम अवस्था में आ गए। ध्यान से देखना भैया, गाड़ी रुकी, चलती हुई गाड़ी अचानक रुकी तो गाड़ी तो रुक गई। चिंटू के पांव इस गाड़ी से लगे हुए थे, गाड़ी से संपर्क थे, तो चिंटू के पांव भी रुक गए, चिंटू के पांव भी रुक गए। और जो शरीर ऊपरी हिस्सा था वो तो गति में ही रहने का प्रयास करेगा ना, क्योंकि यही तो पहला नियम है। अगर रुकी है तो रुकी है, चल रही है तो चल रही है। तो ऊपर का शरीर उसके गति अवस्था में रहता है। इसी वजह से चिंटू कहां की ओर गिर जाता है, आगे की ओर गिर जाता है, जो कि गति का जड़त्व है। आ रही बात समझे, गति का जड़त्व है। जब चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक मारा जाता है तो यात्री आगे की ओर गिरता है। क्यों, गति के जड़त्व की वजह से। भैया ये मैंने आपको फील करा दिया है। अब मान लो गाड़ी रुकी हुई है और चिंटू इस पर खड़ा है। अब ड्राइवर आया अचानक से और गाड़ी स्टार्ट करके चला दिया। भैया पहले रुकी हुई गाड़ी है तो इस समय गाड़ी भी रुकी है, विराम अवस्था में है, चिंटू भी विराम अवस्था में है। होगा क्या, गाड़ी अचानक चलेगी तो गाड़ी तो गति अवस्था में आ जाएगी और चिंटू के पांव भी गति अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन चिंटू का ऊपरी हिस्सा कैसे रहेगा मेरे भाई, विराम में ही बना रहेगा। है कि आ रही बात समझ में। अगर विराम में रहेगा तो चिंटू के पांव आगे चले गए, चिंटू की गाड़ी आगे चले गई, चिंटू का शरीर वहीं रह गया, तो अपने मन से शरीर कहाँ की ओर आ जाएगा, पीछे की ओर आ जाएगा। ये किसका जड़त्व हो जाएगा मेरे भाई, ये विराम का जड़त्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपको फिजिक्स को ना रिलेट करना है। भैया गति का जड़त्व, चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक पड़ता है। बाइक से चलते समय अचानक ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा किसकी वजह से होता है, गति की वजह से। मैंने आपको फील भी करा दी है चीजें, क्या करा दी हैं, फील भी करा दी है। दिशा का जड़त्व ये भी देख लो, दिशा का जड़त्व तीन प्रकार का होता है। भैया जी क्या बोल रहा है, जब तेज रफ्तार से चलती गाड़ी अचानक मोड़ लेती है तो यात्री विपरीत दिशा में क्या होता है, झुक जाता है। ये क्या है, दिशा का जड़त्व है। आपने देखा होगा मोड़ों पर आप ऐसे क्या होते हैं, टहलते रहते हैं एक दूसरे की ओर, तो ये दिशा का जड़त्व है ना। गोल घूमते पानी के कटोरे में अचानक पानी बाहर निकल जाता है, ये भी किसका उदाहरण है, दिशा का एक जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, चीजें भैया द्रव्यमान को बाद में पढ़ेंगे, पहले दूसरा नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अब दूसरा नियम पढ़ते हैं, गति के नियम। पहला नियम समझ में आ गया ना सबको। पहला नियम क्या कहते हैं भैया जी, मैंने बताया था है ना, विराम में है तो विराम में है, गति में है तो गति में है। इसके दो प्रकार हैं, ये विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, ये भी बता दिया। कोई वस्तु भैया उदाहरण मेज पर रखी पुस्तक, ये भी बता दिया। क्वेश्चन ये पूछेगा गति का पहला नियम क्या देता है, भैया जी बल की परिभाषा देता है। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप देख लेना। ये क्वेश्चन कोई नहीं बताता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं कि गति का प्रथम नियम क्या देता है, बल की परिभाषा, बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, नोट कर लेंगे। पहला नियम बल की परिभाषा देता है।
भैया जी दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम गति का द्वितीय नियम, इसे बोलते हैं बल और त्वरण का नियम भी इसे कहा जाता है। भैया ये कहता है F बराबर ma, F बराबर क्या कहता है? ma कहता है। दूसरा नियम बल का व्यंजक देता है, नोट कर लेंगे, बल का व्यंजक, बल का व्यंजक देता है, व्यंजक मतलब परिभाषा देता है। F बराबर ma यहीं से आता है ना। बल किसे कहते हैं? त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। भैया जी द्रव्यमान, m से द्रव्यमान और किसी वस्तु के त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक हो गया। किसी वस्तु पर लगातार लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये मैंने आपको चीजें बता दी। भारी वस्तु को धकेलने के लिए अधिक बल चाहिए। भैया अगर भारी वस्तु है तो उसको धकेलने के लिए क्या चाहिए? अधिक बल चाहिए। क्यों? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A होता है। भैया अगर बल ज़्यादा लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा चाहिए होगा। और F प्रोपोर्शनल तुम M भी कर सकते हो, है ना। अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। इसके एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट का जो खिलाड़ी है वो गेंद को कैच करता है तो अपने हाथ को कहाँ की ओर लाता है? यूँ। कैसे लाता है? ये गेंद आई है ना, जैसी गेंद आई और यूं कैच को पकड़ के कहाँ की ओर लाता है? पीछे की ओर लाता है। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि उसके संवेग में परिवर्तन। हाँ दूसरा नियम ये भी कहता है ना, संवेग में भी परिवर्तन होता है दूसरे नियम के अनुसार, dp अपॉन dt। ये भी दूसरा नियम है। भैया संवेग में परिवर्तन करने के लिए मान लो कैच आ रही है, बॉल आ रही है, उसने हाथ नहीं ऐसे करके और ऐसे करके यूं ऐसे बंद कर दिया। भैया बॉल जब तक यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ से बाहर चली जाएगी, तब तुम बंद करोगे, क्या छूट जाएगा और तुम्हारे हाथ पर लगने की चांस है। क्यों? भाई इतनी स्पीड से बॉल आ रही हो, तुम उसके वेग को एकदम कम कर रहे हो। 50 की स्पीड से गेंद आ रही है, उसको तुम एकदम बंद कर रहे हो, भाई हाथ पे लगेगी ना। अब जैसे ही 50 की स्पीड से आई, तुमने यूं कैच पकड़ा, यूं पकड़ा और यूं हाथ पीछे को लिया, तब क्या हुआ? जो उसका संवेग था वो धीरे धीरे कम हुआ। तो क्वेश्चन बोल देगा कि भैया क्रिकेट का खिलाड़ी कैच करते वक्त हाथ पीछे को क्यों करता है? संवेग कम करने के लिए। ये किसका उदाहरण है? दूसरे गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। ठीक है, F बराबर m में। तीसरा नियम, भैया तीसरा नियम क्या कहता है? बोलता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। भैया जी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो बुरा भी करोगे ही करोगे। ये नियम है प्रकृति का। अगर तुमने क्रिया करी है तो मेरे भाई प्रतिक्रिया भी होगी। ये तो 101% है। देखो क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया होती है मेरे भैया, बिल्कुल समान प्रतिक्रिया, ये याद रखना है। जैसे जब हम कूदते हैं तो पृथ्वी हमें ऊपर धकेलती है। भैया बंदूक से गोली चलाते समय, बंदूक से गोली चलाते हैं ना, तो उस समय पीछे की ओर झटका आता है। वो भी एक इसका क्या है? एग्जाम्पल है। नाव से कूदते समय नाव पीछे की ओर चली जाती है। आप चले जाना नैनीताल की झील में बैठने के लिए, आप चले जाना भीमताल की झील में बैठने के लिए, जिस समय आप उतरोगे ना उस समय नाव पहले उसको बांध लेता है या नाव को पकड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि जब आप आगे की ओर कूदोगे, यहां पर देखो मैंने कहा ये नाव बना दी, आप चिंटू यहां से कूद रहा है, चिंटू ये कूदा, चिंटू ने ऐसे कूदा है ना, आगे की ओर कूदा, ये पीछे का पांव, जैसे ही चिंटू आगे की ओर जाएगा इसका पांव इसे पीछे की ओर धक्का मार देगा और नाव पीछे की ओर चल जाएगी। तो चिंटू आगे की ओर कूदा और नाव कहां की ओर गई? पीछे की ओर। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का क्या था? नियम था। ठीक है, ये रहा, ये बहुत बेहतरीन जड़त्व और द्रव्यमान क्या है? भैया जड़त्व मैंने बता दिया है कि अगर वो विराम में है तो विराम में रहने का प्रयास करता है, अगर गति में है तो गति में रहने का। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे कि द्रव्यमान क्या है। भैया मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं मेरे भाई। किसी वस्तु की उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। क्वेश्चन द्रव्यमान और भार में बहुत घुमा देता है। भार और द्रव्यमान, भैया जी किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा वही रहता है और भार बदल जाता है। आप कहोगे गुरुजी समझ नहीं आया, रुको एक मिनट। भैया सबसे पहले द्रव्यमान कैसी राशि है? एक अदिश राशि है ना। आप बोलते हो कि भैया 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, तो इसमें दिशा की जरूरत क्या है? वैसे भी ये केजी है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक हो गया, ये कभी भी चेंज नहीं होती है लोकेशन के हिसाब से। ठीक हो गया। उदाहरण, पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान समान रहता है। भैया ये क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। मैंने कहा, मैं तो सिंपल परिभाषा बताना जानता हूँ, मैं तो सिंपल लैंग्वेज में। मैंने कहा 3 सेब लेके आओ दुकान से, तुम लेके आ गए 3 सेब। भैया मैंने कहा कितने किलो हैं? तुमने बोला गुरुजी 1 किलो हैं। 3 सेब, याद रखना 3 सेब ला रहे हो, मैं चीज़ें रिलेट करा रहा हूँ। ये 3 सेब ला गए तुम, पहला सेब, दूसरा सेब, तीसरा सेब, 3 सेब लाए। मैंने कहा कितने हैं? तुमने बोला 1 किलो हैं। मैंने कहा भैया ऐसा करो, तुम चंद्रमा में होके आओ। भैया जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारा वेट चेंज होते रहता है, वेट बदल जाता है हमारा।
किस हिसाब से बदलता है आगे पढ़ोगे सब कुछ, ठीक है। तो भैया वेट बदल जाएगा। मैंने कहा भार और द्रव्यमान में ही अंतर बता रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में और एयरफोर्स एनडीए में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैया मुझे ये बताओ, इसका भार 1/6 हो जाता है। अगर तुम्हारा वेट यहाँ कितना है 60 किलो है, तुम चंद्रमा में पहुंच जाओगे, तुम्हारा वेट 10 किलो हो जाओगे। 1/6 जितना भी पृथ्वी पर तुम्हारा वेट है उसका छठा हिस्सा कहाँ होता है, चंद्रमा पर होता है। तो मैंने कहा तुम चंद्रमा पे लेके जाओ इन तीनों को। भैया ये तो 1 किलो था, मतलब 1000 ग्राम था, वहां जाके कितना हो जाएगा, इसका छठा हिस्सा हो जाएगा। भैया काट फिट कर लेना, ठीक है। 160-170 ग्राम बन जाएगा 1 किलो की चीज। मैंने कहा भैया तुमने कहा भार बदल गया, इसका मतलब भार हर एक स्थान पर बदलते रहता है, भार बदल सकता है। मैंने कहा द्रव्यमान क्या है, मैंने कहा कितनी वस्तुएं थी, तुमने बोला गुरुजी 1 2 3 वस्तुएं लेके थे। मैंने कहा वहां जाके 3 ही रही या 2 हो गई, तुम कहोगे गुरुजी हैं तो ये 3 ही, पता नहीं क्या हुआ, वेट कम हो गया इनका, भार कम हो गया, हैं ये 3 ही, तो यही तो इनका द्रव्यमान है। तो भैया सिंपल परिभाषा में द्रव्यमान कहीं भी ले जाओ, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ये हैं तो 3 ही सेब, इनका भार बदल गया। तो भार हर एक पॉइंट पर बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। अब आइए इस पर, पृथ्वी पर और चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान समान रहता है ना, द्रव्यमान समान रहता है लेकिन भार बदल जाता है मेरे भाई। एक भारी बॉक्स को धकेलने के लिए अधिक बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये किसका उदाहरण है, द्रव्यमान का एक उदाहरण है, ठीक है। चलता हूं अगले टाइप की ओर, द्रव्यमान और जड़त्व के बीच संबंध। भैया जी क्या कहता है, अच्छे से देखेंगे, है ना। क्वेश्चन कहता है कि मास इन अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक हो गया। द ग्रेटर द मास द ग्रेटर द इनर्शिया। अगर किसी वस्तु का भैया जी क्या होगा, मास ज़्यादा होगा, एम ज़्यादा होगा, तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा मेरे भैया, ज़्यादा होगा, ठीक है। भैया एग्जाम्पल, एक ट्रक और एक साइकिल को रोकने के लिए ट्रक को अधिक बल की आवश्यकता होती है। क्यों भैया, ट्रक क्या है, ट्रक का मास ज़्यादा है, साइकिल का मास कम है। मैंने बोला जिसका मास ज़्यादा उसको इनर्शिया ज़्यादा लगेगा। तो बताओ किसको जल्दी रोकोगे, साइकिल को रोकोगे ना, क्योंकि इसका मास कम है। तो बोल रहा है ट्रक को रोकने के लिए ट्रक को अधिक बल की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि भैया जिसका मास ज़्यादा उस पर बल भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। भारी वस्तुओं को गति में लाना या रोकना कठिन होता है। भैया मान लेते हैं कोई भारी वस्तु थी, उसको धकेलना बहुत कठिन होगा, और अगर कोई बहुत भारी वस्तु तेज़ी से आ रही तो उसको रोक भी नहीं सकते हो तुम, क्योंकि उतनी ही तुम्हें बल की आवश्यकता होगी, ऐसा ये क्वेश्चन कहता है, ठीक है। और यहाँ पर शायद पहले यूनिट में कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, तो वो कल आपको पूरे हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से भैया कितने यूनिट है, 6 से 7 यूनिट है ना फिजिक्स में। तो अगर 7 3 21 भी करूँ, 7 चक्को 28 भी करूँ भैया, फिर भी 1 महीने में पूरा हो जाएगा। 1 महीने पूरा कहने का मतलब है, आज कितनी तारीख है भैया जी, आज तारीख है 20, अगले 20 को समाप्त कर दूंगा। टेंशन नहीं लेना, आपको मज़ेदार तरीके से पढ़ना है। आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, टेलीग्राम ग्रुप मैसिव विक्ट्री पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ हम चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को, और बहुत बेहतरीन चीज़ें आपके लिए चल रही हैं, इस पर आपको कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी प्रैक्टिस बैच मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए सारी क्लासें फ्री लेके आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर आपसे कुछ मांगूंगा, है ना। मेरा कोई अभी तक एप्लीकेशन नहीं है, मैं बहुत एकदम बेहतरीन तरीके से किस पर वर्क कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट पर वर्क कर रहा हूँ। आप लोग बताइए, है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों पर वर्क चल रहा है। कम से कम 1500 क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, 1500 नहीं 1600 क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि उस सीरीज को भी हम लाएं तो हमें कमेंट करिए कि हाँ सर हमें उसका इंतजार है, लेकिन वो तभी आपके लिए फ़ायदे में होगी जब हम एक बार इन चीज़ों को आपको पढ़ा दें, ठीक है। तो बहुत जल्दी चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी, आपके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। बस आपका काम यह है कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक, अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, ताकि मेरी जो ये पढ़ाने का तरीका है वो पूरे बच्चों तक पहुंचे और जिसका भी सपना है वो अपने सपने को साकार करे, ठीक है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।